दुनिया का सबसे बड़ा एयरशिप अचानक कैसे क्रैश हो गया। एक लाइटनिंग स्ट्राइक सीधे एयरशिप पर आकर गिरी थी, जिससे ये सब हुआ। कुछ एंटी नाजी थे जिन्होंने इस काम को अंजाम दिया। इसके आउटर लेयर की कोटिंग जानबूझकर फ्लेमेबल मटेरियल से की गई थी। इस एयरशिप को बनाने वाली कंपनी के मालिक एक एंटी नाजी थे जो हिटलर से बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने इसमें धमाका करवा दिया। 6 मई 1937 न्यू जर्सी में रहने वाले लोग आसमान में एक चमत्कार को उड़ता देख रहे थे। इसका नाम था LZ-129, जिसे हिंडनबर्ग के नाम से भी जाना जाता था। ये कोई प्लेन नहीं था, ये था दुनिया का सबसे बड़ा एयरशिप, जिसने 3 दिनों पहले ही उड़ान भरी थी। इसकी लैंडिंग को देखने के लिए कई लोग आए थे और इसे कुछ कैमरामैन के द्वारा फिल्म भी किया जा रहा था। हिंडनबर्ग अपनी लैंडिंग को अंजाम देने के लिए धीरे धीरे नीचे आना शुरू करता है। जहाज में मौजूद क्रू मेंबर्स नीचे रस्सियां फेंकते हैं और उन रस्सियों को कुछ लोग पकड़ लेते हैं इसे नीचे उतारने के लिए। ये कोई नई बात नहीं थी। उस समय एयरशिप को इसी तरीके से उतारा जाता था। इस एयरशिप को लैंड होने में कुछ ही मिनट बचे थे कि तभी एक जोरदार आवाज आती। ये पूरा जहाज कुछ ही सेकंड्स में आग के लपटों में गिर जाता है। इस जहाज को बनाने में जर्मनी को 4 साल से भी ज्यादा का समय लगा था, लेकिन इसे बर्बाद होने में लगे सिर्फ 34 सेकंड। जी हाँ, ये पूरा जहाज जिसे क्वीन ऑफ द स्काईज कहा जाता था, वो सिर्फ 34 सेकंड में जलकर राख हो गया। लेकिन कैसे? ये अचानक ऐसे क्रैश हो गया। इसके साथ आखिर हुआ क्या था? क्या ये हिटलर की कोई साजिश थी या फिर इसके पीछे किसी और देश का हाथ था? आइए जानते हैं हिंडनबर्ग डिजास्टर की पूरी कहानी आज के इस वीडियो में। The Hindenburg disaster. Just how did this terrible tragedy happen? Practically standing still now. They've dropped ropes out of the nose of the ship, and it's been taken a hold up down on the field by a number of men. Nearing the fatal end of her first Atlantic trip of the season, the Hindenburg approaches the mooring mast at Lakehurst. It bursts into flames. Get it started, get it started. It's fighting and it's racing. It's racing terrible. Oh my, get out of the way, please. दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक एयरशिप था। इसे हाइड्रोजन और हीलियम जैसे गैसेस की मदद से उड़ाया जाता था। हाइड्रोजन जैसे गैसेस की मदद से एयरशिप को उड़ाने का पहला एक्सपेरिमेंट 18th सेंचुरी के लास्ट में किया गया था, लेकिन इस टेक्नोलॉजी को कमर्शियल और मिलिट्री तक पहुंचने में कई दशक लग गए। साल 1900 में फर्डिनेंड ग्राफ वॉन ज़ेपेलिन ने पहला एयरशिप लॉन्च किया, जिसका नाम था रिजिड हल्ड LZ-1। हालांकि इसे उतनी सक्सेस नहीं मिल पाई, लेकिन साल दर साल इसके मॉडल्स में इंप्रूवमेंट आया। जिसके बाद जर्मन गवर्नमेंट ने फर्डिनेंड वॉन ज़ेपेलिन को एक एयरशिप फ्लीट बनाने का काम सौंपा। जिसके बाद एयरशिप के मार्केट में एक राइज देखने को मिला। कई कंपनीज इस मार्केट में कूद गई। ये साल 1936 की बात है, जब दुनिया का सबसे बड़ा एयरशिप हिंडनबर्ग बनकर तैयार हुआ और इसने अपनी पहली उड़ान भरी। इस सक्सेस फ्लाइट के बाद अगले 1 सालों में इसने 62 और सक्सेसफुल फ्लाइट्स की, लेकिन उसके बाद एक खतरनाक हादसा हुआ। 3 मई 1937 नॉर्मल सा दिन था। हिंडनबर्ग अपने 63rd फ्लाइट के लिए बिल्कुल तैयार था। आज इसे जर्मनी से अमेरिका के लिए रवाना होना था। इस फ्लाइट में टोटल 97 लोग बैठे थे, जिन्होंने इस सफर के लिए उस समय के लगभग $700 खर्च किए थे। अगर इन्फ्लेशन को काउंट किया जाए तो ये आज के समय के लगभग $7000 जितना होगा। ये टाइटैनिक के फर्स्ट क्लास बर्थ के टिकट से भी 4.5 गुना महंगा था, लेकिन फिर भी लोग इस पर सफर कर रहे थे। इसके पीछे कई रीजन थे। सबसे पहला रीजन था स्पीड। उस समय नॉर्मल शिप्स की टॉप स्पीड लगभग 40 से 45 किलोमीटर पर आवर की होती थी, लेकिन वही हिंडनबर्ग लगभग 130 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ता था और ये टाइटैनिक जैसे ही लग्जरी भी ऑफर करता था। इसके अलावा और कई रीजन हैं जिसकी वजह से लोग इस एयरशिप में सफर करने के लिए हाई अमाउंट पे कर रहे थे। हिंडनबर्ग में बैठे 97 लोगों में से 36 पैसेंजर्स थे और 61 क्रू मेंबर्स। उड़ान के बाद 3 मई के शाम के लगभग 7:15 में ये नीदरलैंड पहुंच गया और लगभग रात के 2 बजे इसने इंग्लैंड को भी पार कर दिया। ये अपनी टॉप स्पीड में चल रहा था, लेकिन न्यू फाउंडलैंड के तेज हवाओं ने इसे रोक लिया, जिसकी वजह से इस शिप को वहीं उतारना पड़ा। 1 दिन के बाद इसने फिर से उड़ान भरी। ये 1 दिन डिले हो चुका था। 6 मई के दिन दोपहर के लगभग 3 बजे हिंडनबर्ग न्यूयॉर्क के स्काई स्क्रैपर्स के ऊपर से गुजर रहा था। इसे न्यू जर्सी के लेकहर्स्ट नोवल एयर स्टेशन में लैंड होना था। लगभग शाम के 7 बजे ये नीचे उतरना शुरू करता है। उस वक्त मौसम थोड़ा खराब था। थोड़ी देर बाद शिप में बैठे क्रू मेंबर्स लैंडिंग रोप को नीचे छोड़ देते हैं, जिन्हें नीचे खड़े कुछ क्रू मेंबर्स पकड़ लेते हैं। तेज हवा की वजह से ये एयरक्राफ्ट स्टेबल नहीं हो पा रहा था, जिसकी वजह से कैप्टन थोड़ा थोड़ा करके हाइड्रोजन बाहर निकालते हैं, लेकिन इससे शिप की टेल नीचे आने लगती है। जिसके बाद वो शिप के आगे से हाइड्रोजन छोड़ते हैं और एक शार्प टर्न लेते हैं और धीरे धीरे इस एयरशिप को नीचे उतारना शुरू करते हैं। लेकिन तभी एक जोरदार धमाका होता है और ये पूरा जहाज कुछ ही सेकंड्स में जल कर राख हो जाता है। इस हादसे में 35 लोग मारे गए थे, 13 पैसेंजर्स और 22 क्रू मेंबर्स।
इस हादसे को लेकर कई थ्योरीज बनाई जाती है, लेकिन मेनली 4 ही ऐसी थ्योरीज हैं जो साइंटिफिक और लॉजिकल हैं। पहली थ्योरी है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ये आज के मॉडर्न रिसर्च के हिसाब से सबसे एक्सेप्टेड थ्योरीज में से एक है। इस थ्योरी के मुताबिक एयरशिप ने शायद अपने फ्लाइट के दौरान एटमॉस्फेयर से स्टैटिक चार्ज को एब्जॉर्ब कर लिया था और जब कैप्टन ने शार्प टर्न लिया तब इससे एक चिंगारी निकली जिसने हाइड्रोजन के कांटेक्ट में आकर ये धमाका किया। विटनेसेस का भी यही कहना था कि उन्होंने एक चिंगारी देखी थी आग लगने से पहले और उन्होंने जहाज में एक छोटा सा छेद भी देखा था। दूसरी थ्योरी है फ्लेमेबल कोटिंग ऑन द स्किन। ये थ्योरी कहती है कि हिंडनबर्ग के आउटर स्किन पर जो कोटिंग थी ये धमाका उसी के वजह से हुआ है। जहाज के फैब्रिक स्किन को सेल्यूलोस एसीटेट और पाउडर एल्युमिनियम के मिक्सचर से कोट किया गया था और ये दोनों ही फ्लेमेबल होती है। बाद में किए गए एक रिसर्च से यही साबित हुआ कि फैब्रिक कोटिंग में भी आग लग सकती है, लेकिन कुछ रिसर्चर्स ऐसा नहीं मानते। दोस्तों तीसरी थ्योरी है सैबोटेज थ्योरी। ये थ्योरी शायद सबसे इंटरेस्टिंग थ्योरी है। इसके मुताबिक किसी एंटी नाजी ने हिटलर को बदनाम करने के लिए हिंडनबर्ग एयरशिप में एक बॉम्ब को छुपा दिया था जिससे ये धमाका हुआ। उस समय शिप को नाजी पार्टी और जर्मनी के लिए एक शान माना जाता था, इसलिए एंटी नाजी ग्रुप ने ये सब किया। लेकिन शायद जर्मनी और डिफरेंट नेशंस के बीच वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे टेंशन को देखते हुए एंटी नाजी ग्रुप को टारगेट करने के लिए इस थ्योरी को बनाया गया था। कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि हिंडनबर्ग में हिटलर के ऑर्डर पर ही जानबूझकर धमाका करवाया गया था। शायद हिटलर ही ने इस एयरशिप में बॉम्ब को छुपाने का ऑर्डर दिया था, क्योंकि हिंडनबर्ग को बनाने वाली कंपनी के मालिक एक एंटी नाजी थे। ह्यूगो एक्नर उन चुनिंदा लोगों में से एक थे जो खुलेआम हिटलर का विरोध करते थे। हिटलर ने कई बार उन्हें जेल में डालने की कोशिश, लेकिन उस वक्त के जर्मन प्रेसिडेंट ने इनके अरेस्ट को ब्लॉक कर दिया था और वो प्रेसिडेंट थे पॉल वॉन हिंडनबर्ग और इन्हीं के नाम पर ही इस एयरशिप का नाम रखा गया था। कुछ लोग तो ये मानते हैं कि ये बात हिटलर को पसंद नहीं आई, इसलिए उसने ह्यूगो एक्नर को बदनाम करने के लिए हिंडनबर्ग एयरशिप में धमाका करवाया। लेकिन इस थ्योरी का कोई भी सॉलिड प्रूफ नहीं मिला है। इन्वेस्टिगेशन टीम ने भी किसी भी एक्सप्लोजिव डिवाइस को हादसे की जगह से बरामद नहीं किया। दोस्तों चौथी थ्योरी है लाइटनिंग स्ट्राइक। ये थ्योरी कहती है कि उस दिन मौसम बहुत खराब था, शायद हिंडनबर्ग के ऊपर कोई लाइटनिंग स्ट्राइक गिरी हो जिससे शिप में होल हुआ और लाइटनिंग स्ट्राइक की वजह से हाइड्रोजन में आग लग गई। लेकिन इसका भी कोई सॉलिड एविडेंस नहीं है। कोई भी विटनेस या ऐसी रिपोर्ट नहीं है जो इस थ्योरी को सपोर्ट करे, लेकिन फिर भी स्ट्रॉन्ग वेदर कंडीशन के चलते ये थ्योरी पॉसिबल लगती है। दोस्तों आपको क्या लगता है, इनमें से कौन सी थ्योरी सच है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपको ऐसी मिस्ट्री डिजास्टर से रिलेटेड वीडियो पसंद आती है तो आप इन दोनों वीडियोस को भी चेक कर सकते हैं। मिलते हैं अगले किसी खास वीडियो में किसी खास टॉपिक के साथ। जय हिंद।